जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल बीपीएससी एक प्रयास में। जैसा कि मैंने कहा था, ये जुलाई का करंट मैं जल्दी लेके आऊँगा, जिसमें आपका मई का न्यूज़ रहेगा। तो बिना देरी किए मई का करंट शुरू करते हैं। जैसा जानते हैं आप लोग कि बीपीएससी का एग्ज़ाम का डेट दे दिया गया है 30 अगस्त। तो एग्ज़ाम का समय काफ़ी नज़दीक है, मुश्किल से 2.5 महीना बचा है। तो आप लोग अपने प्रिपरेशन को अच्छे से ट्रैक पे ले आइए। चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09, इसका परीक्षण किया गया था। ये इसरो का 101वां मिशन था और ये विफल हो गया है। ठीक है। ये PSLV C61 के द्वारा 18 मई को लॉन्च किया गया था और इसको स्थापित करना था आपका सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में, जो सूर्य समकालिक ध्रुवीय कक्षा है। मैं लिखता हूँ सूर्य समकालिक यहाँ स्थापित करना था। 17 मिनट का टाइम के अंदर इसको स्थापित करना था, लेकिन ये 12वें मिनट में ही इसमें कुछ गड़बड़ी आ गई और ये विफल हो गया। प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा। उद्देश्य इसका क्या था? रिमोट सेंसिंग डाटा उपलब्ध कराना। खेलो इंडिया गेम्स का विस्तार किया गया है। आप लोग जानते हैं कि खेलो इंडिया गेम हर साल अलग अलग, खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, अलग अलग टाइप का यूनिवर्सिटी गेम मतलब गेम्स होता है खेलो इंडिया में। तो इसमें विस्तार किया गया है, इसमें कुछ खेलों को ऐड किया गया। तो इसमें कौन कौन सा खेल है? खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, खेलो इंडिया नॉर्थ ईस्ट गेम्स, खेलो इंडिया बीच गेम्स, खेलो इंडिया स्वदेशी गेम्स। और ये खेलो इंडिया स्वदेशी गेम तमिलनाडु में होना है। इसमें फ़ायदा ये होगा कि ज़मीनी स्तर पर जो विकास होगा, ज़मीनी स्तर पर खेल के मामले में विकास करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इसकी श्रृंखला को आगे बढ़ाया जाए। इससे क्या होगा कि जैसे नॉर्थ ईस्ट में गेम होगा, तो नॉर्थ ईस्ट में गेम होगा तो वहाँ के खेल को बढ़ावा मिलेगा, ट्राइबल खेल को बढ़ावा मिलेगा। ट्राइबल गेम में जो जनजाति लोग हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। आगे देखते हैं कि जो कैलेंडर जारी हुआ था, तो उसमें खेलो इंडिया विंटर गेम जो आपका जम्मू और कश्मीर गुलमर्ग में ये हो चुका है जनवरी में ही। खेलो इंडिया पारा गेम्स नई दिल्ली में हो चुका है। खेलो इंडिया यूथ गेम बिहार में हो चुका है। खेलो इंडिया बीच गेम दीव में होना है। और खेलो इंडिया ट्राइबल गेम ये छत्तीसगढ़ में होगा। और खेलो इंडिया स्वदेशी गेम तमिलनाडु में होना है। मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ, तमिलनाडु। आगे का न्यूज़ देखते हैं। INSV कौंडिन्य। ये कौंडिन्य जो है एक नाविक थे, महान नाविक थे। हिंद महासागर को पार किए थे और साउथ ईस्ट एशिया की यात्रा किए थे। ये जो है इसमें INSV कौंडिन्य है, कौंडिन्य के नाम पे रखा गया है। ये है 5वीं सदी पर आधारित एक सिली हुई पाल वाली पोत, जिसे स्टिच्ड सेल शिप कहते हैं। और इसमें जो है इसके पाल पर जो है गंड भेरुंड व सूर्य की आकृति तथा इसके धनुष पर सिंघयाली मतलब लगाया गया है। नौसेना के करवार केंद्र पर औपचारिक रूप से शामिल किया गया है, करवार केंद्र पर 21 मई को। इस जो कौंडिन्य है INSV, इसमें धातु का उपयोग नहीं किया गया है। आप लोग देखे होंगे पाल वाला जो नाव होता है ना, वैसा टाइप का जो 5वीं सदी में होता था। बहुत सारे मूवीज़ में भी आपने देखा होगा, उसी टाइप का ये बनाया गया है इसे। और इसमें जो है अजंता की गुफाओं का कलाकृति को दर्शाया गया है। इसका कार्य क्या है? तो भारत की समुद्री विरासत को संरक्षित करने और प्राचीन जहाज निर्माण कौशल को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। अभी हाल में मोदी जी ने 103 अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन किया है। इसमें जो महत्वपूर्ण है, बिहार का 2 स्टेशन का उद्घाटन किया है। इसमें पीरपैंती और थावे, ये आपका गोपालगंज में है, गोपालगंज जिला में, और ये आपका भागलपुर में।
ये आपका सबसे बिहार के सबसे ईस्ट में पीरपैंती आता है, लास्ट स्टेशन कह सकते हैं एक तरह से। राष्ट्रपति निकेतन कहाँ स्थित है? राष्ट्रपति निकेतन देहरादून में है। ये चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है आम जन के लिए ये राष्ट्रपति निकेतन जो है ये खोल दिया गया है, और यहाँ पर 131 एकड़ में पार्क भी बनाया जा रहा है जिसे राष्ट्रपति उद्यान के नाम से जाना जाएगा। 24 जून से इसे आम जन के भ्रमण के लिए खोल दिया जाएगा, 24 जून से। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति निकेतन कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। 5 विदेशी विश्वविद्यालय को भारत में कैंपस स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी किया गया है। देखिए, ये जो बाहर के जो विश्वविद्यालय हैं उसको इंडिया में उसका जो ब्रांच है उसका खोलने से मतलब यही है कि देश में जो उच्च शिक्षा है उसको बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उसमें यह कहा भी गया है कि बाहर का जो मतलब भारत का जो उच्च शिक्षा उसको बढ़ावा देने के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों का कैंपस भारत में खोला जाएगा। और ये यूजीसी द्वारा जारी किया गया है आशय पत्र, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। कौन कौन सा है? 5 विदेशी विश्वविद्यालय देख लेते हैं। इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अमेरिका, ये पहली अमेरिकी यूनिवर्सिटी है जिसका ब्रांच यहाँ पर खोला जाएगा कैंपस में, पहली अमेरिकी यूनिवर्सिटी। ठीक है। और इसमें पढ़ाई क्या क्या होगा? इसमें पढ़ाई होगा आपका साइंस एंड टेक और इंजीनियरिंग का। ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल, ये यूके की है, और इसमें लॉ बिजनेस का पढ़ाई होगा और भी कुछ चीज़ों का पढ़ाई होगा, लेकिन मैं लिख दिया हूँ तो लॉ बिजनेस का पढ़ाई होगा। वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया का, ये ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया जाएगा। अभी ये जो ऊपर 2 मैं बताया हूँ, ये जो 3-4 हैं, और सिर्फ इसमें एक का भी जगह डिसाइड हुआ ग्रेटर नोएडा, अभी ये जो 4 है उसका भी जगह डिसाइड नहीं हुआ है। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की है, इसे भी, इनके लिए भी आशय पत्र जारी हुआ है। और इंस्टीट्यूटो यूरोपियो डी डिज़ाइन, ये इटली, डिज़ाइन से ही पता चल रहा हो कि ये फैशन टेक्नोलॉजी के मामले में होगा। और इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ जो ऑलरेडी संचालित हैं भारत में, वुलुनगैंग एंड डिकिन यूनिवर्सिटी, ये ऑस्ट्रेलिया का है, ये गांधीनगर गुजरात में है ऑलरेडी। साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी, ये गुरुग्राम हरियाणा में है, जुलाई 2025 से इसमें शुरू होगा सेशन। आगे देखते हैं, मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना, ये योजना उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है। इस योजना का आशय यही है, इस योजना को लागू करने का मतलब जो आशय है उससे ये है कि इस फार्मर को जो है ना, किसान को सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध कराना। गया शहर का नया नाम गयाजी हो गया है। अभी हाल में ही बैठक में फैसला लिया गया था बिहार में। बिहार के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो हैं, ये विनोद सिंह गुंजियाल, ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी बने हैं, और ये इलेक्शन कमीशन EIC के द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा नियुक्त किया गया है। ये 2007 बैच के IAS हैं, पहले मद्य निषेध डिपार्टमेंट में ये थे। बिहार जैव ईंधन उत्पादन संवर्धन नीति 2025, इसका उद्देश्य क्या है? तो निजी निवेश को प्रोत्साहित करना और राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में तेजी लाना। जोआओ मैनुअल गोंकाल्वेस लोरेंको, ये जो हैं ये राष्ट्रपति हैं। लोरेंको से आप याद रखिएगा, मैनुअल लोरेंको, आप कम से कम, इतना ये लंबा नाम है तो मैनुअल लोरेंको से याद रखिए कि ये अंगोला के राष्ट्रपति है। और ये इनका जो ये अपने पूरे परिवार पत्नी के साथ भारत यात्रा पे आए हुए थे 2 से 4 मई को, मतलब के बीच में आए हुए थे। और ये 40वीं वर्षगांठ इंडिया के साथ है, अंगोला का 40वीं वर्षगांठ इंडिया के साथ।
अफ्रीका में पहुंच बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इंडिया के लिए ये 36 वर्ष बाद मतलब रिलेशन बनाना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका इंडिया का जो अफ्रीका में पहुंच बढ़ेगा। और इंडिया ने अंगोला को $200 मिलियन का क्रेडिट लाइन भी दिया है। क्रेडिट लाइन। और यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, इससे जुड़ने का निर्णय अंगोला ने किया है और ये 123वां सदस्य हुआ इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। ऑस्ट्रेलिया में भी आम चुनाव हुआ था। इसमें जो विजेता हुए हैं, मतलब जो सरकार बनाई है, जिन्होंने जो प्रधानमंत्री बने वहाँ के एंथनी एल्बनीज, जो लेबर पार्टी के हैं। और यहाँ पर जो चुनाव होता है यहाँ जो चुनाव होता है हर 3 वर्ष में होता है, हर 3 वर्ष में। निचला सदन में, याद रखिएगा, अपर हाउस में नहीं, निचला सदन में, लोअर हाउस के लिए जो आम चुनाव होता है हर 3 वर्ष में होता है। और एंथनी एल्बनीज जो है लगातार दूसरी बार जीते हैं। निचला सदन में कुल कितना सीट है, तो 150 सीट है और 94 पर इन्होंने जीत हासिल की है। और उच्च सदन में 76 सीट है। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी बने हैं। ये लिबरल पार्टी के हैं और ये जो लिबरल पार्टी है लगातार 4थी बार सत्ता में रही है, लगातार 4th टाइम सत्ता में। इससे पहले जस्टिन ट्रूडो थे, वो भी लिबरल पार्टी के ही थे। तो लोग आदमी अलग हैं लेकिन पर्सनालिटी अलग है, लेकिन पार्टी एक ही है। लिबरल पार्टी लगातार 4 साल से सत्ता में बनी हुई है कनाडा में। त्रिनिदाद एंड टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के प्रोस्पेक्टिव से, क्योंकि ये बिहार मतलब इनके जो पुरख हैं वो बिहार मूल के हैं। भेलूपुर इनके जो पूर्वज हैं, भेलूपुर बिहार, ये बक्सर में पड़ता है। 2012 में इन्होंने पता लगा के मुलाकात भी किया था, बक्सर भी आई थी ये कमला प्रसाद बिसेसर। आगे देखते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ये जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, RSF। फ्रांस में, मतलब ये फ्रांस का है, ये इंग्लिश नाम है। RSF कुछ और भी होता है, रिपोर्टर सेंस फ्रंटियर्स ऐसा करके होता है, तो इंग्लिश में इसको रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर बोलते हैं। कुल 180 देश में भारत का जो रैंक है वो 151 रहा। इसका जो सूचकांक है ये 32.96 रहा। सूचकांक का मान है जिससे लोकतंत्र का पता चलता है कि लोकतंत्र की स्थिति उस देश की कैसी है। तो 85 से जिस देश का अधिक सूचकांक रहता है उसकी स्थिति अच्छी, गुड कंडीशन में आती है। 70 से 85 में संतोषजनक, 55 से 70 के बीच में समस्यात्मक, 40 से 55 में मुश्किल और 40 से कम में अति गंभीर, वेरी सीरियस। और भारत जो है, भारत में बहुत मतलब वेरी सीरियस, बहुत अति गंभीर कंडीशन को दर्शाता है, गंभीर परिस्थिति। हालांकि पिछले बार से 8 पायदान में सुधार हुआ है। लास्ट ईयर में 159 रैंक था भारत का, तो 8 पायदान का सुधार हुआ है, ऊपर आए हैं। लेकिन ये फिर भी ये बहुत गंभीर स्थिति बनी हुई है। पहले 3 देश कौन है, तो पहले 3 देश में नॉर्वे है जो 92.31 सूचकांक के साथ सबसे नंबर 1 पे, दूसरा पे एस्टोनिया है, तीसरा पे नीदरलैंड है जो 88.46 सूचकांक के साथ तीसरे नंबर पे है। सबसे लास्ट में आपका 3 कंट्री है, चाइना, नॉर्थ कोरिया और इरिट्रिया। ये तीनों 180वां स्थान है। आर्थिक परिदृश्य देख लेते हैं। भारत में 2025 में आर्थिक वृद्धि में के पूर्वानुमान में संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट में कटौती की गई है।
अभी आप लोग जानते हैं आर्थिक वृद्धि में मूडीज भी कटौती किया, आईएमएफ भी कटौती किया, वर्ल्ड बैंक भी कटौती किया, क्योंकि सबका एक रीजन है रेसिप्रोकल वाला जो मैटर जो अमेरिका लाया है, खास करके अपने ट्रंप महोदय, उनके कारण ये सब हो रहा है। पहले भारत का जो अनुमान था आर्थिक वृद्धि 2025 के लिए 2025 के लिए 6.6% का था और अब 6.3% का अनुमान है। वैश्विक जीडीपी में भी कटौती किया गया है। जनवरी 2025 के लिए 2.9% का अनुमान था और मई के लिए 2.4%, जनवरी 2025 के लिए, और मई में 2.4% का अनुमान है। 2024-25 में देश में प्रमुख खनिज का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है और ये जारी करता है, जो आंकड़ा जारी किए हैं वो खान मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। देख लेते हैं कितना उत्पादन हुआ है 2024-25 में। ये जो लिखा हुआ है सारा मिलियन टन में है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। डाटा देख लेते हैं हम लोग। लॉएस्क 2023-24 में 270 मिलियन टन और 2024 में 289 मिलियन टन। तो कितने की वृद्धि हुई? 9 और 3 12, तो 12 मिलियन टन की वृद्धि हुई है, मतलब 4.3%। और मैग्नीज में 3.4 मिलियन टन, 3.8 मिलियन टन 2025 में, 11.8% की वृद्धि। बॉक्साइट जो है आपका 24 मिलियन टन था 2023-24 में, 2024-25 में 24.7 मिलियन टन। कितने परसेंट की वृद्धि? 2.9% की वृद्धि। सीसा 381,000 टन और बढ़ोतरी हुई है, 391,000 टन तक पहुंचा 2024-25 में और 3.1% की वृद्धि हुई है। गैर लौह धातु क्षेत्र में देख लेते हैं। जो प्राथमिक एल्युमिनियम उत्पादन है उसमें 41.6 लाख टन एल्युमिनियम का उत्पादन 2023-24 में हुआ। 2024-25 में ये 42 लाख टन का उत्पादन हुआ है। रिफाइंड कॉपर उत्पादन में देख लेते हैं। ये 5.09 लाख टन का उत्पादन हुआ था 23-24 में। 2024-25 में 5.73 लाख टन का उत्पादन हुआ। ये 12.6% की वृद्धि हुई है इसमें। और एल्युमिनियम उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा देश है? तो दूसरा देश है। एल्युमिनियम में दूसरा रैंक है भारत का। और आयरन ओर में चौथा रैंक है। ठीक है। रेयर अर्थ एलिमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो चाइना है। अमेरिका व चीन के बीच जो अभी जो रेसिप्रोकल टैक्स था, जो आपका अमेरिका जो है 145% तक चाइना में लगा दिया था और चाइना भी वापस 125% तक लगाया था। तो इस पे जो है ट्रेड सीज फायर किया गया है। दोनों देश का हाल ख़राब हो ही जाएगा, सीधी सी बात है। आप इतना इतना टैक्स लगाएंगे तो आयात निर्यात में दिक्कत होगी। तो ये ट्रेड सीज फायर जो है 90 दिन का लगाया गया है। और ये जो हुआ था ट्रेड सीज फायर, जो जहाँ पर इसका जो मीटिंग हुआ था इसके लिए, वो जेनेवा में हुआ था। ठीक है, जगह का ध्यान रखिएगा। पहले वही अमेरिका द्वारा 145% था और अब 30% है। पहले चाइना 125% और अब 10%। आगे देखते हैं। देश के पहले डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। केरल में। तो नाम क्या है? विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह। अडानी समूह द्वारा सरकार के सहयोग से इसका विकास किया गया है। केरल का जो त्रिवनंतपुरम तट है, पूरम तट पर, तट के पास। ठीक है, तो इससे क्या लाभ होगा? पहले देखिए, नुकसान तो सबसे पहले यही होता था कि जब विदेशी से कोई बड़ा टैंकर आता था ना हमारे देश में, तो अब जो बड़ा जहाज होता था तो उस जो हम लोग का जो छोटा बंदरगाह था ना उसको संभाल नहीं पाता था, जिससे क्या होता था कि विदेशी बंदरगाह पे माल उतारा जाता था। देखिए मैं लिखा भी हूँ, विदेशी बंदरगाह पर माल उतारा जाता था और फिर वहाँ से छोटे जहाज के द्वारा भारतीय बंदरगाह पर उतारा जाता था। तो इससे क्या होता था कि एक तो समय का दिक्कत, ऊपर से क्या, आप जिस देश के बंदरगाह में अपना माल उतार रहे हैं फिर वहाँ से ला रहे हैं, तो उसको पैसा भी तो देना होगा, फ्री में तो कोई करेगा नहीं। तो बहुत पैसा भी देना पड़ता था, खर्च भी होता था। अब जो विजिंजम पोर्ट बना है इससे फ़ायदा क्या होगा? लगभग जो 75% ट्रांसशिपमेंट विदेशी बंदरगाहों पर जो ये होता था, ट्रांसशिपमेंट कॉस्ट आता था, वो अब नहीं लगेगा।
जो पैसा बाहर जा रहा था वो अब अपने देश में रहेगा। लगभग 22 करोड़ डॉलर सालाना बचत होगा। बहुत बड़ा अमाउंट है, 22 करोड़ डॉलर सालाना बचत होगा। भारत सरकार ने जातिगत जनगणना की घोषणा की है कि पूरे देश में जातिवार जनगणना कराई जाएगी, और यह घोषणा 30 अप्रैल 2025 को यह किया गया, निर्णय लिया गया है। स्वतंत्रता पश्चात यह पहला अवसर 1931 में हुआ था जातिगत जनगणना। और सरकार यह मानती है, यह मानना है सरकार की जातिगत जनगणना सामाजिक और आर्थिक समता को बढ़ावा देगा, जिससे कि नीति निर्माण में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। तो ये अच्छी बात है, होना भी चाहिए, और सरकार को इसको सही तरीके से लागू करना चाहिए, जिससे मतलब कुछ लोगों को नुकसान ना पहुंचे। इसमें जो इस्तेमाल किया जाएगा जनगणना में, वो एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। एआई का इस्तेमाल करने से क्या होगा कि जो डाटा जो है ना बहुत जल्दी मतलब अरेंज कर लिया जाएगा। इससे क्या होगा कि जनगणना में जो टाइम लगता था सालों साल, वो अब टाइम नहीं लगेगा, टाइम कम लगेगा, महीनों में। कम क्या बहुत कम लगेगा। इसमें जियो फेंसिंग की सुविधा की गई है, जियो फेंसिंग। इससे क्या होगा कि मतलब जो जनगणना कर्मी है वो ऐसा नहीं कि घर बैठे ही किसी का जनगणना कर दिया, अपने मन से किसी का लिख दिए, नहीं, वो पेज तभी खुलेगा टैबलेट में जब वो उसके गेट पर जाएंगे जहाँ पर उनको जनगणना करना है, खुद उस जगह पर पहुँचेंगे वो लोकेशन में, तभी वो जाके वो वर्क करेगा वहाँ पे। और इससे पहले क्या सिर्फ SC ST का ही मान लीजिए सिर्फ जनसंख्या का आंकड़ा एकत्र किया जाता था, OBC और जनरल कैटेगरी का नहीं किया जाता था। तो इस बार सारा का जनगणना किया जाएगा। 2026 में संपन्न कराने की योजना है। और जनगणना का जो विषय है ये आर्टिकल 246 में जनगणना संघ का विषय है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा कि जनगणना जो है आर्टिकल 246 में है और ये संघ का विषय है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो इसमें जो बस डेट या आप लोग याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना और अटल पेंशन योजना, इन तीनों का 10 वर्ष हुआ। ये तीनों 9 मई 2015 को लागू किया गया था। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि कब लागू किया गया था। ये आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण देख लेते हैं, PLFS। ये हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी लिख दिया हूँ। अप्रैल महीना का बेरोजगारी दर 5.1%, पुरुष में 5.2, महिला में 5। इसलिए नहीं है कि हर मंथ में ही अब बेरोजगारी आपका सरकार जो है ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे निकाल रही है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। 2024-25 में जो शुद्ध लाभ है बैंक सेक्टर में, सर्वाधिक 102% की वृद्धि हासिल करने वाला कौन सा बैंक है? तो पंजाब नेशनल बैंक है। ये 102% की वृद्धि। शुद्ध लाभ का सर्वाधिक योगदान हालांकि SBI नंबर 1 है, 70,901 करोड़ रुपया ये शुद्ध लाभ हासिल किया है। उसमें पंजाब नेशनल बैंक 5वें नंबर पे, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से देखें तो ये पहले नंबर पे है। 2023-24 में 8445 करोड़ रुपया था इसका शुद्ध लाभ, 2024-25 में 16,630 करोड़ रुपया। तो इसलिए 102% का ये वृद्धि हासिल किया। दूसरे नंबर पे है पंजाब एंड सिंध बैंक, ये 71% का वृद्धि हासिल किया है शुद्ध लाभ। और जो ये बैंक जो है अपना ये जो शुद्ध लाभ है उसमें जो NPA में जब कमी करता है तो बैंक को ये प्रॉफिट होता है। तो NPA को कमी करने का जो प्रोसेस है, सिस्टम जो बनाया गया वो क्या है? 4R टेक्निक का उपयोग किया जाता है। इसमें रिकॉग्नाइजेशन है, रिकॉग्नाइजेशन में NPA का पहचान किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, और रिजोल्यूशन, मूल्यांकन करने के बाद क्या NPA को ठीक किया जाता है। NPA को ठीक करने का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई इंसान है, लोन लिया है और उसके बाद लोन लेने के बाद वो लोन नहीं चुका रहा है, NPA बन गया है वो लोन, तो फिर बैंक उस पर कार्रवाई करती है और उसके संपत्ति को नीलाम करती है, जिससे NPA अपना ठीक करती है बैंक। रिकैपिटलाइजेशन है, इसमें बैंकों को पूंजी उपलब्ध कराया जाता है, वित्तीय स्थिति मजबूत करती है बैंक। रिफॉर्म में यह है कि बैंक अपने कामकाज में सुधार करती है और लोन देने की प्रक्रिया में भी सुधार करती है। आगे देखते हैं, केंद्र सरकार को RBI का जो है रिकॉर्ड लाभांश प्राप्त हुआ है।
आरबीआई जो है हर साल केंद्र सरकार को लाभ का जो कुछ अंश है वो देती है केंद्र सरकार को। इस बार कितना दी है तो 2,68,590 करोड़ रुपया। पिछली बार 27.37% अधिक है। और आरबीआई का लाभ का स्रोत क्या है तो आरबीआई नोट का छपाई करती है, बैंकों को ब्याज दर पर ब्याज दर पर लोन देती है, जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं उससे फ़ायदा होता है, और विदेशी बॉन्ड वगैरह खरीदती है। यही सब बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आरबीआई अपना लाभ बनाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था अब विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गई है। जापान का जो अर्थव्यवस्था था 4.186 ट्रिलियन का था, उसको पीछे छोड़कर अब इंडिया जो है 4.187 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था बन चुका है और चौथे नंबर पे आ गया है। जीडीपी भले ही खराब हो, पर कैपिटा इनकम भले ही खराब हो, लेकिन हमारा जो इकोनॉमी है वो 4.87 ट्रिलियन का जापान को पीछे छोड़ दिया है। अलग बात है सरकार को, लेकिन पर कैपिटा इनकम पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि उसको कैसे बढ़ाया जाए। तो यूएसए का देख लेते हैं, 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, चाइना 19, जर्मनी 4.74 ट्रिलियन की और इंडिया 4.187 ट्रिलियन की है। कुछ सालों में, 1-2 साल में जर्मनी को भी हम लोग पीछे छोड़ देंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, नमूना पंजीकरण प्रणाली एसआरएस रिपोर्ट। ये 2017 से 21 अवधि की रिपोर्ट है, लेकिन इससे भी हाल में मई 2025 में रिपोर्ट जारी किया गया सर्वेक्षण का, तो इसीलिए ये करंट न्यूज़ में है। तो रिपोर्ट का जो मुख्य निष्कर्ष है, जो मैं संक्षेप में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं निकाल कर आपको इसमें लिख दिया हूँ। तो मातृ जो मृत्यु दर है एमएमआर, इसमें जो 2014 से 16 में प्रति लाख जीवित जन्मों पर 130 था, जो घटकर 2019 से 21 में 93 हो गई है। अभी हालांकि 25 चल रहा है, तो अभी और भी घटा होगा। अब जब नया रिपोर्ट आएगा तो फिर ठीक है। और एसडीजी का जो 2030 का लक्ष्य है, लेस देन 70 या इक्वल टू 70, मतलब 70 से कम या 70 के बराबर होना चाहिए। बाल मृत्यु दर जो है, नवजात मृत्यु दर एनएमआर, ये 2014 में 26 था और 2021 में घटकर 21 हो गया है। ये जो 26 है, मतलब प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जन्म से 29 दिन तक नवजात जो शिशु होते हैं उनके मृत की संख्या को ये है बताया गया है, प्रति 1000 जीवित जन्मों पर। और 2021 में ये कितना हो गया तो 19। और इसका लक्ष्य क्या है एसडीजी 2030 का, 12 से कम या 12 के बराबर होना चाहिए। तो ये भी लक्ष्य पूरा कर ही लेंगे हम लोग। शिशु मृत्यु दर जो है 2014 में 39 था, 2021 में 27 हो गया है। और इसमें प्रति 1000 जीवित जन्मों में 1 वर्ष तक के शिशुओं की मृत्यु की संख्या यह है, 2014 में 39 था। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जो मृत्यु दर है U5MR, 2014 में 45 थी और 2021 में 31 है। और एसडीजी का रिपोर्ट 2030, एसडीजी 2030 में क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, 25 से कम या 25 के बराबर होना चाहिए, लक्ष्य रखा गया है। और इसे 5 राज्य जो है प्राप्त कर चुके हैं। कौन कौन राज्य है जो प्राप्त कर चुके हैं, इसमें महाराष्ट्र है, दिल्ली है, तमिलनाडु है, केरल और वेस्ट बंगाल। मतलब यहाँ 25 से कम है, जो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का जो मृत्यु दर है 25 से कम है इन 5 राज्यों में। जन्म के समय लिंगानुपात 2014 में 899 था और 2021 में 913 है, ये बढ़ चुका है। और ये कुल प्रजनन दर जो है 2014 में 2.3 और 2021 में 2 है। बिहार में सर्वाधिक प्रजनन दर है, 3 है, रिपोर्ट में बताया गया है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2017 से 21 के बीच में 69.8 वर्ष है, 0.2 वर्ष की गिरावट हुई है। मतलब इससे पहले 69.8 है, तो मतलब 70 वर्ष था,
अब 69.8 वर्ष रह गया है। पुरुषों के लिए जीवन प्रत्याशा 69.8 वर्ष 2017 से 21, महिला के लिए 71.6 वर्ष। 15 से 59 वर्ष के बीच आर्थिक रूप से सक्रिय आबादी का अनुपात 66.2% पहुँच गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, वो देख लीजिए कि सर्वे के अनुसार जन्म के समय पुरुषों के लिए जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक कहाँ है, तो दिल्ली में है, याद रखिएगा 73%। भले यहाँ पॉल्यूशन हो, कुछ भी हो, यहाँ के पुरुष बहुत ज़्यादा जी रहे हैं भाई। महिलाओं के लिए केरल में सर्वाधिक है 77.9 साल। सबसे कम जीवन प्रत्याशा कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, पुरुष और महिला दोनों। पुरुष यहाँ 62.8 साल जी रहा है, महिला एवरेज 66.4 साल जी रही है। और 2024-25 में देख लेते हैं, अगला न्यूज़ है ये। 2024-25 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भारी वृद्धि हो रही है, 14% की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट कौन जारी किया, तो वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी हुआ है। 2013-14 में FDI जो है 36.05 अरब डॉलर था, और 2024-25 में कितना हो गया, 81.05 अरब डॉलर, मतलब 14% की वृद्धि हुई है। विनिर्माण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, 18% की वृद्धि हुई है, मतलब 16.12 बिलियन डॉलर से बढ़कर ये 19.4 बिलियन डॉलर का पहुंच गया है। सबसे बड़ा निवेश क्षेत्र कौन सा रहा है, तो विनिर्माण क्षेत्र, वित्तीय सेवाएं, ऊर्जा और संचार सेवाएं। सबसे ज़्यादा FDI को आकर्षित यही सब किए हैं, इन सब क्षेत्रों ने किया है। भारत में विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत कौन है, तो सिंगापुर है। फिस्कल ईयर 2024-25 में कुल FDI का 19% योगदान रहा है सिंगापुर का। FDI प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र, 19.6 अरब डॉलर, और दूसरा नंबर पे कर्नाटका है, तीसरा पे दिल्ली है। आगे ये कुछ इम्पोर्टेंट डाटा है जो खरीज उपज का जो MSP है ये है, ये कुछ इसमें इम्पोर्टेंट है जो आप देख सकते हैं। मैं डाटा लिख दे दिया हूँ, आप वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। इसमें मैं ये बता देता हूँ कि नाइजर सीड जो है, राम तिल, ये इसका बस सबसे ये ध्यान रखिए कि इसमें MSP जो है इस बार बढ़ाई गई है 820 रुपये, और ये सबसे ज़्यादा MSP इसकी बढ़ाई गई है। पिछला साल जो है 2023 से 2024-25 में 8717 रुपया था, और ये 9537 हो गया है। आगे ध्यान रखिएगा, आगे देखते हैं आगे का न्यूज़ कि 2024-25 में जो चौथी तिमाही है उसमें GDP में वृद्धि सर्वोच्च रही है। नीचे डाटा देख लेते हैं, ये 2023-24 का डाटा है जिसमें कि वृद्धि जो है 9.2% रही थी, और 2024-25 में जो चौथा तिमाही जिसमें जो Q4 है इसमें आपका 7.4% की वृद्धि देखी गई है, और 2024-25 में 6.5% वृद्धि रहने का अनुमान है। हालांकि ये कम है पिछले 2-3 साल के मुकाबले, लेकिन फिर भी जो बहुत बड़े बड़े जो इकोनॉमी वाले जो कंट्री हैं उससे उन सबसे सबसे ज़्यादा है, उन सबसे बहुत अच्छा है। और नीचे देख लेते हैं, ये राष्ट्रीय आय का जो आंकड़ा है, ये सब कुछ डाटा मैं डायरेक्ट रॉ उठा के आपको रख दिया हूँ, और कुछ मैं इसमें बता दे रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं आपको ऊपर बताया था कि सबसे ज़्यादा MSP जो है आपका नाइजर सीड का है, राम तिल जिसे कहते हैं। और फिर इसमें आपका जो 2024-25 है, 2024-25 में जो वित्तीय वर्ष के लिए जो आपका वृद्धि दर कितना रहेगा GDP में, तो 6.5% ये अनुमान लगाया गया है, और ये राष्ट्रीय आय से रिलेटेड आंकड़ा है, ये भी आप देख सकते हैं आराम से। चलिए आगे देखते हैं। उल्लास है, ये उल्लास का फुल फॉर्म क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। मतलब ये केंद्र सरकार का योजना है। इसमें है कि आप 15 वर्ष से अधिक के जितने भी लोग हैं, जितने भी ऐसे लोग को इसमें लक्षित किया जाता है जो स्कूल नहीं जा सकते हैं। और इस योजना के तहत सरकार क्या है कि जन जन को साक्षर बनाना है। इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन है, तो बने हैं तो एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। एकीकृत रक्षा स्टाफ के नए प्रमुख बने हैं मार्शल आशुतोष दीक्षित। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष आलोक जोशी बने हैं। UPSC के नए अध्यक्ष अजय कुमार बने हैं।
पेंशन एंड नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA के नए चेयरमैन एस रमन बने हैं। कैथोलिक चर्च रोमन के जो नए पोप हैं वो रॉबर्ट प्रीवोस्ट बने हैं, USA के हैं, और ये पोप लियो 14 कहलाएंगे। पोप लियो 14, हाँ। पुरस्कार में देखते हैं, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के जो पुरस्कार है वो दिया गया है 2024-25 का। सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर कौन है? तो सुभाशीष बोस, ये मोहन बागान के प्लेयर हैं। महिला में सौम्या गुगुलोथ, ये ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब की प्लेयर हैं। सर्वश्रेष्ठ कोच खालिद जमील को मिला, ये जमशेदपुर के हैं। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार देखते हैं, ये UK के द्वारा दिया जाता है। 2005 में इसकी स्थापना की गई है और ये दूसरी बार है जो किसी भारतीय को दिया गया है, और कन्नड़ भाषा में इस बार दिया गया है, तो ये पहला बार है कन्नड़, और दूसरी बार किसी भारतीय को। ये भारतीय लेखक हैं बानू मुश्ताक, इनके कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए इन्हें दिया गया है। और जो हार्ट लैम्प है इन्हीं का जो ट्रांसलेट है, अंग्रेजी में अनुवाद की हैं, कन्नड़ से अंग्रेजी में, ये दीपा अवस्थी जी की हैं, और हार्टलेट सिलेक्टेड स्टोरी नाम से, और इन्हें भी बुकर पुरस्कार दिया गया है। इन दोनों को दिया गया है बुकर पुरस्कार। 50,000 पाउंड मिलता है, दोनों में समान रूप से विभाजित होगा। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा को टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक दी गई है। कांस फिल्म फेस्टिवल देख लेते हैं। 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको दिया गया है? UN सिंपल एक्सीडेंट। निर्देशक जाफर पनाही। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वैगनर मोरा, ब्राजील के हैं। फिल्म कौन सा है? द सीक्रेट एजेंट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नादिया मेलिटी। फिल्म कौन सा? द लिटिल सिस्टर्स। कांस फिल्म फेस्टिवल कहाँ होता है? तो फ्रांस में। इंपॉर्टेंट पर्सन जिनका निधन हो गया है, MR श्रीनिवास, ये तमिलनाडु के हैं, और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। 1984 में इन्हें पद्मश्री दिया गया, 1990 में पद्म भूषण, 2015 में पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया। जयंत विष्णु नरलिकर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, प्रख्यात खगोल वैज्ञानिक रह चुके हैं। होयल नरलिकर सिद्धांत इन्होंने दिया है, और ये बिग बैंग थ्योरी से असहमत थे। इन्हें भी आपका पद्म भूषण जो है दिया गया है 1965 में, पद्म विभूषण 2004 में, और महाराष्ट्र भूषण 2010 में दिया गया। इंपॉर्टेंट डे देखते हैं। अब आयुर्वेद दिवस जो है इसका डेट फिक्स कर दिया गया, ये याद रखिएगा डेट। हर बार अलग अलग समय पे मनाया जाता था, लेकिन इस साल से समय फिक्स कर दिया गया। हर साल 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। 3 मई को कौन सा दिवस है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 8 मई को विश्व थैलीसीमिया दिवस। 8 मई को ही विश्व रेड क्रॉस दिवस। 10 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। ये 10 मई है, ये अक्टूबर और मई, हर मई के अक्टूबर और मई के दूसरे शनिवार को ये मनाया जाएगा, मतलब साल में 2 बार। 11 अक्टूबर को भी। दो बार। इंपॉर्टेंट बुक देखते हैं। आवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन, शशि थरूर जी ने लिखा है। ग्रेट बिग ब्यूटीफुल लाइफ, एमिली हेनरी। आवर इन्फिनिटी फेथ्स, लारा स्टीवन। इन परसूट ऑफ डेमोक्रेसी, नजमा हेपुतुल्ला। सम्मेलन नॉर्थ ईस्ट का सम्मेलन हुआ है, यह राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट के नाम से, ये नई दिल्ली में हुआ है, और ये प्रगति मंडप में। इस समिट से क्या होगा कि पूर्वोत्तर राज्यों में वैश्विक निवेश को फायदा मिलेगा, और वहां बढ़ावा देने के लिए समिट रखा गया है। इसमें मोदी जी ने ईस्ट का एक अलग ये किए हुए हैं, ईस्ट में एक अलग शब्द जोड़े हैं। ई से एम्पावर, ए से एक्ट, स्ट्रेंथ एंड ट्रांसफॉर्म। तो ईस्ट का फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, एम्पावर, एक्ट, स्ट्रेंथ एंड ट्रांसफॉर्म। पूर्वोत्तर विकास मंत्री कौन है? पूर्वोत्तर विकास मंत्री कौन है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया।
वेव्स 25 का आयोजन आपका वर्ल्ड, ये आपका मुंबई में हुआ है। मुंबई में जो अंबानी जी का जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर है वहीं पे हुआ है। इसमें जो देश का जो मीडिया मनोरंजन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ये किया गया है। इसमें मोदी जी आए थे। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, वेव्स इसका फुल फॉर्म है। मूल वाक्य क्या था इसका? कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज। महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर, इनकी 300वीं जयंती जो है भोपाल में भी मनाई गई और इन पर 300 रुपये का स्मारक सिक्का नरेंद्र मोदी जी ने जारी किया है। स्पोर्ट्स में देख लेते हैं। दोहा डायमंड लीग 2025 जो हुआ है, इसमें जूलियन बेबर जो हैं जर्मनी के जेवलिन थ्रो है, जेवलिन थ्रो, ये 91.06 मीटर फेंक कर गोल्ड मेडल प्राप्त किया। नीरज चोपड़ा इसमें सेकेंड स्थान सिल्वर मेडल प्राप्त किया, लेकिन इन्होंने अपना हाईएस्ट फेंका 90.23 मीटर का थ्रो किया इन्होंने। सैफ अंडर 19 के विजेता भारत रहे हैं। स्थान अरुणाचल प्रदेश में ये अंडर 19 फुटबॉल का ये होता है। भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर LR श्रीहरि तमिलनाडु के हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार में आयोजित हुआ। शुभांकर इसका गज सीमा था। एक बार आप लोग इमेज देख लीजिएगा तो थोड़ा माइंड में रहेगा। इसका थीम क्या था? खेल के रंग बिहार के संग। याद रखिएगा, बिल्कुल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खेल के रंग बिहार के संग। सबसे पहला स्थान महाराष्ट्र का रहा, दूसरा हरियाणा का। बिहार इसमें 7 गोल्ड मेडल, 11 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज के साथ 36 मेडल पाया है और ये 15वां स्थान पे रहा। आगे देखते हैं साइंस एंड टेक में। ये ब्रह्मोस और मैं S400 का कुछ जानकारी दे दिया हूँ। क्या पता BPSC से कुछ स्टेटमेंट बना दे, क्योंकि बहुत चर्चा में रहा अभी जो हाल में इंडिया पाकिस्तान जो अभी बॉर्डर पे जो इतना चल रहा था घमासान, तो उसमें ब्रह्मोस का भी हवा था और S400 तो पूरा था ही डिफेंस सिस्टम जो है अपना। तो ब्रह्मोस विश्व की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से एक है। गति ये साउंड की गति से, हवा की गति से 3 गुना तेज है, मैक 2.8। भारत के DRDO और रूस के NPO द्वारा ये संयुक्त इसका ये है, मतलब भारत और रूस के साझेदार से मिलकर बनाया गया ब्रह्मोस को। तो हाल ही में लखनऊ में ब्रह्मोस उत्पादन और प्रशिक्षण केंद्र भी खोला गया है और ऑलरेडी इसका जो 2 अन्य जगह पर उत्पादन और प्रशिक्षण केंद्र है वो हैदराबाद और तिरुवनंतपुरम। S400 देखते हैं, एक प्रकार का एयर डिफेंस सिस्टम है। इसका अन्य नाम इंडिया में जो है सुदर्शन चक्र है, रूस द्वारा विकसित किया गया है। आकाश मिसाइल ये भारत का वायु रक्षा कवच है, ये भी एयर डिफेंस सिस्टम है। DRDO के द्वारा ये 25 किलोमीटर तक निशाना साध सकती है। और न्यू आकाश NV है जो 70 से 80 किलोमीटर तक निशाना साध सकती है। NG न्यू जनरेशन होगा, हमको लगता है। आगे इन्वायरमेंट इकोलॉजी में देख लेते हैं। जलवायु पहल जो है वो माटी कार्बन, ये ERW मॉडल का उपयोग करता है। इसमें उन्नत रॉक वेदरिंग मॉडल अपनाया जाता है। इसके CEO कौन है? शांतनु अग्रवाल। कार्य क्या है इनका? जो उन्नत रॉक वेदरिंग मॉडल है, इसमें इसके तहत बेसाल्ट और ओलिवाइन जैसी ज्वालामुखी चट्टान जो है, ज्वालामुखी चट्टानों को बहुत बारीक पीस कर, मतलब बेसाल्ट चट्टान है तो उसको बारीक पीस कर खेत, जंगल और समुद्र तटों पर फैला दिया जाता है। इससे क्या होता है कि ये हवा से CO2 को कैप्चर कर लेता है और CO2 को कैप्चर करके ये वैसा फॉर्म में बदल देता है जिससे ये नदी में बह जाता है, नदी में प्रवाहित हो जाती है। तो इससे क्या होगा कि इससे पॉल्यूशन वगैरह और कम होगा और जलवायु को बहुत फ़ायदा होगा, मतलब इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है ये। आगे देखते हैं हिम तेंदुआ। इसका साइंटिफिक नाम क्या है? पैंथेरा इनकिया। विश्व में सबसे अधिक लद्दाख में 477 है। भारत में कुल 709 है। IUCN की रेड लिस्ट में ये आता है। सबसे अब देखते हैं, लास्ट न्यूज़ है, बिल्कुल ये ख़त्म ही हो गया है। AI आधारित वन निगरानी प्रणाली शुरू करने वाला
पहला राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। मतलब एआई आधारित ये वन निगरानी शुरू कराएगा, और ये पहला राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश है। इसी के साथ ही बिल्कुल जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि बिल्कुल जल्दी अब करंट को एकदम बिल्कुल टाइम टू टाइम लाऊंगा, तो मई का करंट प्रतियोगिता दर्पण का समाप्त हो गया। बिल्कुल आप लोग इसको अच्छे से कीजिए, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा आप लोग करंट को कंपाइल मत कीजिए, अलग अलग ज़्यादा सोर्स उपयोग मत कीजिए। आप जिस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं ट्रस्ट कीजिए उस एक वीडियो पे, और एक कोई मैगजीन देख लीजिए, क्योंकि देखिए बड़ा न्यूज़ आपका बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। छोटा छोटा न्यूज़ छूट जाए वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बड़ा न्यूज़ अगर नहीं छूटेगा तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब कवर हो जाएगा। बड़ा न्यूज़ नहीं छूटना चाहिए, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। जो बिल्कुल फेमस न्यूज़ रहा है तो वो चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। बाकी बिल्कुल कम समय बचा है तो अपने सिलेबस को अच्छे से कवर कीजिए। जो रिवीजन मोड में आइए, बिल्कुल नया कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को पीवाईक्यू जो है घटना चक्र में लगवाने की कोशिश करूंगा अपने वीडियो में। जो पीवाईक्यू सोच रहा हूँ, पीवाईक्यू का एक प्लेलिस्ट लाऊं, सेशन लाऊं पीवाईक्यू का, कि फटाफट मैं उसको रिवीजन करवा दूं। तो कोशिश करूंगा मैं। चलिए फिर, ध्यान रखिए सभी लोग अपना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।